रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर हम सब के लिए, पूरी सहाफ़ती बरदरी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। मरूफ़ एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। और दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद साहब के वर्सा को, उनके सोगवारान को ये गहरा सदमा, ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अरशद शरीफ की इस अचानक मौत पर बहुत ज़्यादा सवालात और उंगलियां उठाई जा रही हैं और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अरशद शरीफ को केनिया में बाकायदा प्री प्लान साजिशी मनसूबे के तहत कत्ल किया गया है। एक तो इस नुक्ते पे हम बात करेंगे कि क्या अरशद शरीफ साहब केनिया के शहर नैरोबी में किसी हादसे का शिकार हुए हैं, किसी अंधी गोली ने आके उनको टारगेट किया है, या फिर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बाकायदा प्री प्लान मनसूबे के तहत, साजिश के तहत अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया है, उनका कत्ल किया गया है। ये क्या मामला है, क्या हकीकत है, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले दो बड़ी अहम ख़बरें। एक, जो अरशद शरीफ की अचानक मौत पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नोटिस लेके अहकामात जारी किए गए। अहकामात जारी करने से पहले जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई और दरख्वास्त के ऊपर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की है, उसका अहवाल आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ देने से इनकार किया है। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन का डिस्क्वालिफिकेशन का वो फ़ैसला जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, आज उस फैसले को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, और फैसले को सस्पेंड ना करते हुए इमरान खान को 3 दिन की मोहलत किस बात पे दी गई है, ये तफसीलात। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को किस बात पर रिलीफ देने से इनकार किया है। और इसके साथ साथ आज़म सवाती भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हैं। उन्होंने अपने ऊपर किए गए मुबैना तशद्दुद पे जो दरख्वास्त दायर की है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो एंकर अरशद शरीफ की अचानक मौत के ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोटिस लिया है, तो ये दरख्वास्त किसने दायर की थी और दरख्वास्त पर समाअत क्या हुई है, इसका अहवाल जो है वो सबसे पहले आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, एडवोकेट शुएब रज़ाक ने आज एक आर्टिकल 199 के तहत आइनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें एक तो इस्तदा ये की गई कि इस बात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह पर अरशद शरीफ इस बात पे मजबूर हुए कि वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क चले जाएं। और साथ ही उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की कि पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एजेंसी को ये हुक्म दिया जाए कि वो केनिया की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिल के इस मामले की तहकीकात करें कि ये कत्ल कैसे हुआ है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और दरख्वास्त में ये भी अदालत से इस्तदा की गई कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी को, यानी मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से इक़दामात उठाने के लिए वजारत ख़ारजा और वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाए। तो आज ये दरख्वास्त दायर हुई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से दरख्वास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और जब अदालती कार्रवाई का दरख्वास्त पर बाकायदा आगाज़ हुआ, तो दरख्वास्त गुजार वकील शुएब रज़ाक की जानिब से अदालत से कहा गया कि अरशद शरीफ का बैरून मुल्क कत्ल हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल किया गया है, तो क्या जो डेड बॉडी है वो इस वक्त कहाँ पे है, पाकिस्तान वापस लाई जा चुकी है या डेड बॉडी को पाकिस्तान वापस लाना है। तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि डेड बॉडी को पाकिस्तान वापस लाना, इस हवाले से अदालत अहकामात जारी करे। तो अदालत की जानिब से वजारत दाखिला को और वजारत ख़ारजा को यह हुक्म दिया गया कि फ़ौरी तौर पर अरशद शरीफ के जो फैमिली है उनके साथ रब्ता किया जाए। दोनों सेक्रेटरीज़ यानी दाखिला और ख़ारजा को हुक्म दिया गया कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें जो अरशद शरीफ की फ़ैमिली के साथ रब्ता करें, उनको मुतमिन करें और अरशद शरीफ की डेड बॉडी को फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान लाने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ। और इस हवाले से जो मुकदमे की समाअत है उसे कल तक मुलतवी करते हुए अरशद शरीफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं और कत्ल के मुहर्रकात क्या बने हैं, इस हवाले से जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो है वो वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा से तलब कर ली है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था तोशा खाना रेफरेंस में, उस पर जो अपील इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उस पर भी आज पहली बाकायदा समाअत हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इलेक्शन कमीशन के डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत में कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है इमरान खान को बायोमेट्रिक यानी दरख्वास्त की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने से इनकार किया जाए। और ये दलील उन्होंने इसलिए पेश की क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि सबसे पहले जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे हैं कि आपने दरख्वास्त की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराई
और जो इलेक्शन कमीशन का मुसद्दका फ़ैसला है उसकी नकल आपने अटैच नहीं की, तो सबसे पहले इन एतराज़ात को दूर किया जाए, फिर अदालत जो है आपकी दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत करके आपको रिलीफ देने के हवाले से गौर कर सकती है। तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इमरान खान नाअहली केस के इलेक्शन कमीशन का मुसद्दका फ़ैसला अभी मिला ही नहीं, फ़ैसला सुना दिया गया है, लेकिन ताहाल ये खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ैसले के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं किए गए। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा, जो एक इबाहम पाया जाता है कि क्या इमरान खान इलेक्शन कमीशन के इस डिस्क्वालिफिकेशन के फ़ैसले के बाद जो कुरम एजेंसी का NA 45 का ज़िमनी इलेक्शन है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, या 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, या मौजूदा असम्बली की जो टर्म है उसकी हद तक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि किस आर्टिकल के तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आर्टिकल 63(1)P के तहत इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नाअहली तो सिर्फ इस हद तक है जिसके लिए वो पहले मुंतखब हुए थे, यानी जिस सीट पर मुंतखब हुए थे सिर्फ उस सीट की हद तक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है। और फिर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दें। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि जब फैसला जिसकी मुसद्दका नकल आपने अटैच नहीं की वो फैसला अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं है, तो हम किस तरीके से उस फैसले को सस्पेंड कर दें जो अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को कोरम एजेंसी में नेशनल असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि उस इलेक्शन से पहले आप जो शॉर्ट ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल करें। तो चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफ़सार किया कि वो शॉर्ट ऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, लाएँ दिखाएँ, हम उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकते हैं, कर देते हैं। तो वो भी अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो ऑर्डर भी हमारे पास नहीं, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन ने सुनाया नहीं था, तफसीली फ़ैसले का जो आखिरी ऑपरेटिव पैराग्राफ था वही पढ़ के सुनाया था। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि जिस मेंबर पंजाब का के दस्तखत इलेक्शन कमीशन के फैसले पे नहीं हुए थे वो दस्तखत करवा लिए गए हैं, और इम्कान है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इम्कान है कि आज वो तफसीली फ़ैसला तोशाखाना का इमरान खान के डिस्क्वालिफिकेशन का वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मौक्किल पार्लियामेंट वापस तो नहीं जा रहे जिस पर उन्हें डी-सीट हुए हैं, दीगर हल्कों पर भी तो ये नाअहली होती नहीं है, ये सिर्फ एक सीट की हद तक है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि 6 हल्कों से हमने इलेक्शन जीते हैं और अब फिर इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला अपनी वेबसाइट पर डाला है, मीडिया में रिपोर्ट नहीं डाला, लेकिन मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहती। और फिर अली ज़फ़र ने कहा कि इस फैसले से हमें सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए हैं वो तो सिर्फ उस नशिस्त की हद तक है जिस पर वो मुंतखब हुए थे। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का मुसद्दका फ़ैसला है ही नहीं, तो उस फैसले को कैसे सस्पेंड कर दें। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि आप जो एतराज़ात हैं जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर लगे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप जल्दी में रिलीफ लेना चाहते हैं, आप सबसे पहले उन एतराज़ात को 3 दिन के अंदर रिमूव कर दें, तो फिर आपकी दरख्वास्त को समाअत के लिए टेकअप कर लिया जाएगा। यानी आज पीर है, 3 दिन की मोहलत दी गई है, आज का दिन, मंगल का दिन और बुध का दिन, इन 3 दिनों में एतराज़ात जब रिमूव कर दिए जाएंगे तो फिर दोबारा इस दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए टेकअप किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज़म समाती साहब भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। हफ्ते के रोज़ उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि उनके ऊपर जो मुबैना तशद्दुद हुआ है, इस तशद्दुद के मामले पे वो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाएगी। तो आज PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ आज़म समाती जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो उन्होंने अपने मुबैना तशद्दुद के ऊपर जो उन पर तशद्दुद हुआ उस हवाले से दरख्वास्त तो दायर की, लेकिन ये दरख्वास्त जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट का होता है उस तरीक़ाकार के मुताबिक ये कोई दरख्वास्त नहीं बल्कि एक लेटर था जो चीफ जस्टिस को लिखा गया है कि उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उस मामले का नोटिस लिया जाए। दरख्वास्त में यानी ख़त में कहा गया है कि इंसाफ के असूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में असकुत नोटिस की दरख्वास्त दायर की है। अमली तौर पर बेल अबादा होने पर यानी भरना होने पर मैं मर चुका हूँ, खुदकुशी हराम होने की वजह से मैंने खुद को ज़िंदा रखा हुआ है, अपनी आवाज़ पूरी दुनिया के ऐवानों में पहुँचाऊँगा। जज साहबान से मैं सिर्फ झोली फैलाकर खुद नोटिस की दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे बेलिबास करने वालों के बारे में पूछा जाए। यानी उन्होंने ख़त लिख के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये इस्तदा की है कि उनके ख़त के ऊपर खुद नोटिस लेके इस मामले की इंक्वायरी करके उन्हें जिन्होंने भरना किया था उन्हें सामने लाया जाए और उनके खिलाफ अहकाम जारी किए जाएँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने ऑडियो लीक के मामले के ऊपर तहकीकात कराने के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए या GIT के ज़रिए तहकीकात करवाने की जो दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को भी आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया है। 6 एतराज़ात इमरान खान की दरख्वास्त पे लगाए गए हैं, जिसमें पहला एतराज़ ये लगाया गया है कि ये जो दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इस दरख्वास्त में ये बुनियादी हकूक़ की वायलेशन का मामला कैसे बनता है, ये अब
अवामी मफाद आमा का मामला कैसे बनता है और अवामी दिलचस्पी का मामला कैसे बनता है, इसकी निशानदेही नहीं की गई। और इस दरख्वास्त के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उस बातों से सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इसलिए मुतमिन नहीं है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उसको इन्वोक करे। और साथ में कहा गया है एतराज़ात में कि बराह रास्त दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और दरख्वास्त दायर करने से पहले मुतलका फ़ोरम भी दरख्वास्त गुजार के पास, इमरान खान के पास दस्तियाब था, लेकिन उस मुतलका फ़ोरम से भी रजू नहीं किया गया। चौथा एतराज़ ये लगाया गया है कि दरख्वास्त के साथ जो नोटिस अटैच किए गए, उन नोटिसों से ये बात भी यहाँ नहीं होती कि जिन्हें नोटिस भिजवाए गए हैं दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उन्हें इस दरख्वास्त की जो कॉपी है, मुसद्दका नकल है, वो भी साथ जो है वो नहीं भिजवाई गई। और दो जो एतराज़ात हैं वो कुछ नोटिस होते हैं, सर्टिफाइड कॉपियाँ होती हैं, वो उनके बारे में कहा गया है कि रूल्स के मुताबिक जो नोटिस लगाने होते हैं, जो सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, वो भी इस दरख्वास्त के साथ नहीं लगाए गए। अब ये दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी गई है। देखना ये होगा कि क्या इस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं अपील दायर करते हैं, क्योंकि तरीक़ाकार तो ये है कि जब दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे तो आप उस पर अपील दायर करके चैम्बर में जो है उस पर बाकायदा तौर पर फिर समात होती है। तो कब खान साहब इसके ऊपर एतराज़ात के ऊपर अपील दायर करते हैं, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो अरशद साहब का जो अचानक मौत की खबर सामने आई है, उस हवाले से हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुके हैं अरशद साहब की इस अचानक मौत को लेकर। लेकिन उंगलियां जो उठाई जा रही हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कत्ल नहीं हुआ बल्कि ये प्री प्लान साजिश के तहत जो है वो उन्हें रास्ते से हटाया गया है। और जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है, उसमें भी इन्हीं खदशात का इजहार किया गया कि अचानक मौत जो है ये एक साजिश का जो है वो शाखसाना है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें केनिया जनरल सर्विस यूनिट का एक मैसेज कह लें या एक ख़बर सामने आ रही है। इसे मैं मुसद्दका कहूँ या ना कहूँ, लेकिन चीज़ें ये चल रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अरशद साहब जो केनिया पहुँचे थे, वहाँ पे उन्हें फॉलो किया जा रहा था केनिया के पुलिस की जानिब से, क्योंकि इतलात ये थी कि जिस गाड़ी में वो बैठे थे वो ड्रग डीलर थे। ड्रग डीलर की उस गाड़ी को जब फॉलो किया जा रहा था, वहाँ पे फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में अरशद साहब जो है उस फायरिंग के नतीजे में उनकी वहाँ पे मौत होगी, उनकी वहाँ पे शहादत होगी। तो ये खबर सामने आई है। और केनिया जनरल सर्विस यूनिट की जानिब से हैज़ डिनाइड दैट द जर्नलिस्ट अरशद शरीफ वाज किल्ड इन अ स्नैपर बुलेट अटैक। यानी केनियन जो जनरल सर्विस यूनिट है, अब ये पता नहीं वहाँ का किस किस्म का इदारा है, वो ये कहते हैं कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि स्नाइपर के ज़रिए उन्हें कत्ल किया गया है, इससे मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया गया है। और साथ में नैरोबी पुलिस हैज़ स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, यानी ये कहा गया है कि नैरोबी पुलिस हैज़ स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड विल रिलीज़ अ रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, केनियन जनरल यूनिट हैज़ कन्फर्म। यानी ये खबर सामने आई है। अब देखते हैं कि इस हवाले से हकीकत क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल यानी जिस तरह से उंगलियाँ और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये उंगलियां उठाने से पहले इस किस्म के एतराज़ात और जिस इदारे पे उठाई जा रही हैं, ये लगाने से पहले, ये उंगलियां उठाने से पहले, इल्ज़ामात लगाने से पहले अगर केनिया की पुलिस की रिपोर्ट आ जाती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर कोई ऐसी कोई ख़बर सामने आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाती है, तो उससे ये पता चल पाएगा कि दरअसल ये वाक़या है क्या था।